नमस्कार दोस्तों, कैरियर चॉइस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विकास प्रजापति आपको आज से विज्ञान विषय करवाऊंगा और विज्ञान विषय में भी सबसे पहले अपन फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और फिजिक्स में भी सबसे पहले कॉमन टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपने प्रकाश। तो दोस्तों, प्रकाश के बारे में देखिए। सबसे पहले बात ये आती है कि प्रकाश कहाँ किसे जाता है, ये प्रकाश होता क्या है। तो देखो, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो तरंग के रूप में गमन करती है। तो किसके रूप में गमन करती है, तरंग के रूप में। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो तरंग के रूप में गमन करती है तथा हमारी रेटिना को प्रभावित करके वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाती है। तो प्रकाश क्या है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो तरंग के रूप में गमन करती है। तो किसके रूप में गमन करती है, तरंग के रूप में, तथा हमारी रेटिना को प्रभावित करके वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाती है। क्या कहलाता है, प्रकाश। ठीक है, यहाँ से पहला क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि प्रकाश है हमारी आंख के कौन से भाग को प्रभावित करता है। तो कौन से भाग को प्रभावित करता है, रेटिना को प्रभावित करता है। एक बात ये ध्यान में रखनी है प्रकाश के बारे में। दूसरा, प्रकाश किसके रूप में गमन करता है, तो किसके रूप में गमन करता है, तरंगों के रूप में गमन करता है। दो बात ये ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि ये जो रेटिना होती है, इस रेटिना को अपन बोलते हैं दृष्टि पटल। क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल, या इसको बोला जाता है आंख का पर्दा, या इसको क्या बोला जाता है, आंख का पर्दा कहा जाता है। दो बात ये ध्यान में रखोगे कि रेटिना पर चित्र बनाती है कौन, प्रकाश। तो इतनी बात प्रकाश के बारे में ये ध्यान रखोगे। तो प्रकाश की जो तरंगे हैं, प्रकाश तरंगी अनुप्रस्थ होती हैं। कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ। तो प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, जबकि जो धमनी की जो तरंगे होती हैं वो होती हैं अनुदैर्ध्य। कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं। तो दो बातें हमें ये भी ध्यान में रखनी कि प्रकाश की तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ प्रकार की होती है, जबकि जो धमनी की जो तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। ये बात ध्यान में रखोगे। इसके अलावा जो प्रकाश की जो तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे होती हैं उदासीन। कैसी होती हैं, उदासीन होती हैं। साथ के साथ विद्युत चुंबकीय होती हैं। कैसी होती हैं, विद्युत चुंबकीय प्रकृति होती है। तो दो बातें ये बात ध्यान में रखनी है कि अपने जो प्रकाश की जो तरंगे हैं वो उदासीन होती हैं। उदासीन होने के साथ साथ विद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती हैं। प्रकाश की जो तरंगे हैं वो तरंगे निर्वात में गमन कर सकती हैं। किसमें गमन कर सकती हैं, निर्वात में। जबकि धमनी की जो तरंगे हैं वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती। धमनी की जो तरंगे हैं वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती। तो दो बात ये बात ध्यान में रखनी कि प्रकाश की जो तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, जबकि धमनी की जो तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं। और इसके अलावा जो प्रकाश की तरंगे हैं वो उदासीन होती हैं और साथ के साथ वो विद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती हैं। प्रकाश की तरंगे निर्वात में गमन कर सकती हैं, जबकि धमनी की तरंगे वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ये बातें अपने यहाँ से मोटा मोटी ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा प्रकाश के बारे में जो पूछा जाता है वो और कुछ इस प्रकार से। तो प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होती है। वायु तथा निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। वायु तथा निर्वात में सर्वाधिक होती है। ये बात ध्यान में रखनी कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो सबसे ज्यादा निर्वात में होती है। कितनी होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और ये जो मान है ये सबसे पहले
बताया था? रोमर ने। किसने बताया था? रोमर ने। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि प्रकाश की सर्वाधिक मात्रा में चाल कहाँ होती है? निर्वात में होती है। सबसे पहले किसने बताया था? ये बताया था रोमर ने। सबसे पहले किसने बताया था? यहाँ से एक प्रकार का ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रकाश के वेग का मान सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश के वेग का मान भी सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? रोमर ने ज्ञात किया था। अब हम कुछ माध्यमों में इस प्रकाश की चाल देखेंगे कितनी कितनी होती है, क्योंकि यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि निर्वात में कितनी होती है, आपके पानी में कितनी होती है, कांच में कितनी होती है, वो भी देखेंगे। इसको अपन एक सारणी के माध्यम से देखेंगे। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। एक तरफ अपने लिखेंगे माध्यम, दूसरी तरफ उनकी लिख देंगे चाल। देखो भी, सबसे पहले अपन लेते हैं निर्वात को। जो निर्वात होता है, इस निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात के बाद अपन लेंगे पानी को। पानी में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तीसरा अपन लेंगे इसमें तारपीन का तेल। तारपीन का तेल होता है, इसमें जो प्रकाश की चाल है वो होगी 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद अगला जो माध्यम है वो अपन लेंगे कांच। कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके बाद दो चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, एक है नाइलॉन और दूसरा है रॉक साल्ट। दोनों में ही इनमें सेम होता है, दोनों में नाइलॉन में। इसमें जो मान होता है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इसका भी 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से पूछा जा सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो कितनी बताओगे? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पानी में भी पूछा जा सकता है, तो पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तारपीन के तेल में होती है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नाइलॉन में होती है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और रॉक सॉल्ट में भी इतनी कितनी होती है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से विभिन्न माध्यमों में ये चाल ध्यान में रखोगे। अब जब माध्यमों में चाल की बात कर ली अपन ने, तो आपके दिमाग में जरूर थोड़ी बहुत ये आई होगी कि सर ये प्रकाश चलता है तो चल के जब सूर्य से आता है तो ये कितना समय लेता है। तो देखो दोस्तों, ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश जब सूर्य से चलकर, कहाँ से चलकर? सूर्य से चलकर पृथ्वी पर आता है। कहाँ पर आता है? पृथ्वी पर आता है। तो ये औसतन 500 सेकंड का समय लेता है। कितने सेकंड का? 500 सेकंड का समय लेता है। औसतन 500 सेकंड का समय प्रकाश के द्वारा लिया जाता है। अगर वैसे देखें तो ये जो समय है ये हो जाता है 8 मिनट 20 सेकंड का। 8 मिनट 20 सेकंड। यदि सेकंड में पूछे कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी से, सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी से लेकर, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेगा, तो टाइम कितना होगा? 500 सेकंड। मिनट में पूछे तो 8 मिनट 20 सेकंड। अब देखो भाई, ये जो प्रकाश की चाल है, आपके दिमाग में सर ये चलता है, लेकिन ये चाल फिर निर्भर किस पर करती है? तो ये जो प्रकाश की चाल है, ये प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। माध्यम के अपवर्तनांक पर कैसे निर्भर करती है? देखो, इसके लिए एक सूत्र चलता है, U = C/μ। U = C/μ। देखो ये U क्या है? तो U बराबर होता है माध्यम में प्रकाश का वेग। माध्यम में प्रकाश का वेग। दूसरा, ये जो C है वो है निर्वात में प्रकाश का वेग। अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, ये कितना होता है? निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और ये जो म्यू है ये है माध्यम का अपवर्तनांक। यहाँ से देखो, इस सूत्र से अपने देखे हैं तो कुछ इस प्रकार से देखो, अपने पास ये तो सबके लिए सेम होता है। निर्वात में कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड।
तो इसका मतलब अपने पास जो सूत्र बनता है वो 1/μ बनता है। क्लियर। तो यहाँ से देखो ये जो दोनों मान एक दूसरे की क्या होती हैं, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या है, ज्यादा है, उसमें प्रकाश का वेग क्या होगा, कम होगा। प्रकाश का वेग होगा कम। एक बात ये ध्यान रखोगे कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है उसमें प्रकाश का वेग क्या होगा, कम। क्यों होता है अपवर्तनांक का मतलब उसमें कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं। चूंकि ये तरंग है तो ये टकराती है, इसलिए इसको थोड़ी दिक्कत होती है पार होने में, तो इसलिए ये जो है इसका वेग कम होता है। दूसरा, अगर माध्यम का अपवर्तनांक कम है, माध्यम का अगर माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या है, कम है, तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा होता है। यहाँ से ये बात ध्यान रखनी कि प्रकाश की सबसे ज्यादा चाल कहाँ होती है, किसी चाल किस पर निर्भर करती है, माध्यम। सबसे ज्यादा होती है निर्वात में, निर्भर किस पर करती है, माध्यम की अपवर्तनांक पर। सूत्र क्या है कि U बराबर C/μ। यहाँ पर U क्या है, माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होता है, C क्या है, C है आपके निर्वात में कितना होता है, ये सब के लिए सेम है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और म्यू क्या है, इसका अपवर्तनांक है। माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है ये एक दूसरे के दोनों व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसलिए एक के मान को अगर बढ़ाएंगे तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ तक ये बात ध्यान में रखनी। इसके बाद अपने को पढ़नी है प्रकाश की उत्पत्ति के सिद्धांत। प्रकाश की उत्पत्ति के सिद्धांत। प्रकाश की उत्पत्ति के सिद्धांत, इसमें अपने देखो प्रकाश की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है इसमें अपन मुख्य मुख्य सिद्धांत पढ़ेंगे। मुख्य मुख्य सिद्धांत में अपन 5 प्रकार के सिद्धांत पढ़ेंगे, केवल मुख्य मुख्य सिद्धांत। इसमें जो सबसे पहला सिद्धांत आता है वो है प्रकाश का कणीय सिद्धांत। कौन सा, कणीय सिद्धांत। देखो भी इसमें कोई ज्यादा विशेष नहीं है। ये जो कणीय सिद्धांत है ये किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था, न्यूटन ने। तो प्रकाश का जो कणीय सिद्धांत है ये दिया था न्यूटन ने। इसने क्या बताया, न्यूटन ने बताया कि जो प्रकाश होता है वो कणिकाओं के रूप में होता है। किसके रूप में, कणिकाओं के रूप में। कि प्रकाश कणिकाओं के रूप में होता है, और वो भी असतत कणिकाओं के रूप में होता है। छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में प्रकाश बना होता है। ऐसा सबसे पहले किसने बताया था, न्यूटन। यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि ये जो कणीय सिद्धांत है ये किसने दिया था, तो ये दिया था न्यूटन ने। दूसरा जो सिद्धांत आता है वो है प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत, ये प्रकाश का तरंग सिद्धांत है ये दिया था हाइजीन ने। किसने दिया था, हाइजीन ने। इसने क्या बताया, इसने जो न्यूटन ने जो सिद्धांत दिया था उसमें थोड़ा संशोधन किया। इसने कहा कि जो प्रकाश होता है वो कणीय रूप में ना होकर, यानी कणिकाओं के रूप में ना होकर तरंगों के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, तरंगों के रूप में। तो ये किसने तरंगों के रूप में क्या बताया था, हाइजेन ने। यहाँ से 2 ही बातें पूछी जा सकती हैं कि प्रकाश को कणों के रूप में बताने वाला व्यक्ति कौन था, तो कौन था, न्यूटन था। प्रकाश को केवल तरंगों के रूप में बताने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो था हाइजेन। देखो इसके बाद अगला जो सिद्धांत आता है वह है प्रकाश का फोटोन सिद्धांत। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत। देखो भाई इस सिद्धांत के बारे में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने। ठीक है, ये सिद्धांत दिया तो था आइंस्टीन ने, लेकिन इसकी जो पुष्टि है, पुष्टि की गई थी 1921 में। कब की गई थी, 1921 में की गई थी। और 1921 में करने वाला जो वैज्ञानिक है वो था क्रॉम्पटन। कौन था,
क्रॉम्पटन। इस क्रॉम्पटन ने इसकी क्या की थी, पुष्टि की थी। तो इसके बारे में ध्यान में रखना कि प्रकाश का फोटोन सिद्धांत किसने दिया था, आइंस्टीन ने। इसकी पुष्टि कब हुई थी, 1921 में। देने वाला व्यक्ति कौन, पुष्टि करने वाला व्यक्ति कौन था, क्रॉम्पटन था। तो ये बात ध्यान रखिए। अब भाई आपके दिमाग में ये सिद्धांत क्या था, तो इसने ये बताया कि जो प्रकाश जो होता है वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आता है। किसके रूप में आता है, पैकेटों के रूप में या फिर बंडलों के रूप में आता है। या तो पैकेटों के रूप में आता है या बंडलों के रूप में आता है, छोटे छोटे पैकेट या बंडलों के रूप में आता है। इसलिए इसको प्रकाश का पैकेट सिद्धांत भी बोला जाता है। तो इसके बारे में इतना ही ध्यान में रखना। ये दिया आइंस्टीन ने था, इसकी पुष्टि 1921 में क्रॉम्पटन ने की थी। और ये सिद्धांत कहता है कि प्रकाश छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आता है और पैकेट के रूप में या बंडलों के रूप में आता है। इसलिए इसको, और इन पैकेट और बंडलों को ही क्या बोला जाता है, फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोटोन। तो ये प्रकाश का फोटोन सिद्धांत है। अगला जो प्रकाश का सिद्धांत चौथा, ये सिद्धांत है प्रकाश प्लांक का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है, प्लांक का सिद्धांत है, या इसका दूसरा नाम बोला जाता है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत है। और ये जो क्वांटम सिद्धांत है ये दिया था मैक्स प्लांक ने। किसने दिया था, मैक्स प्लांक ने दिया था। ठीक है, तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, मैक्स प्लांक ने दिया था। मैक्स प्लांक ने क्या बताया कि जो अणु या परमाणु होते हैं, अणु या परमाणु, ये अणु या परमाणु विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में, किसके रूप में, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में ऊर्जा का क्या करते हैं, अवशोषण। ऊर्जा का या तो करते हैं अवशोषण या फिर ऊर्जा का करते हैं उत्सर्जन। या तो अवशोषण करते हैं या क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। और ये अवशोषण या उत्सर्जन जो है वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में। तो जब ये छोटे छोटे पैकेटों के रूप में करते हैं तो ऐसे में ये जो छोटे छोटे पैकेट हैं पैकेटों के रूप में करते हैं। इन्हीं पैकेटों को इसने क्या कहा था, क्वांटा कहा था। क्या कहा था, क्वांटा। तो इसके बारे में क्या ध्यान रखें कि अणु या परमाणु के द्वारा विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन छोटे छोटे पैकेटों के रूप में किया जाता है। और इन पैकेटों को क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। एक बात तो ये ध्यान रखिए। दूसरा, इस सिद्धांत के बारे में जो पूछा जा सकता है वो है, इसने एक सूत्र दिया था, वो सूत्र पूछा जा सकता है। उसकी प्रश्न की प्रकृति कुछ इस प्रकार से देखिए। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, देखो किस प्रकार का पूछा जाएगा कि प्लांक के अनुसार, प्लांक के अनुसार प्रकाश ऊर्जा का मान होता है। प्रकाश ऊर्जा का मान होता है किसके अनुसार, प्लांक के अनुसार। ठीक है, तो देखो भी इसने क्या किया, एक समीकरण दी। समीकरण है E बराबर एच न्यू। समीकरण क्या है, E बराबर एच न्यू। यहाँ पर H क्या है, H है प्लांक नियतांक। क्या है, प्लांक नियतांक। और इसका जो मान है वो होता है 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। कितना होता है, 34 जूल सेकेंड। और न्यू क्या है, यहाँ पर प्रकाश की क्या है, आवृत्ति है। तो प्लांक के अनुसार प्रकाश ऊर्जा का मान E बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है। यहाँ पर H क्या है, प्लांक नियतांक है। और ये जो है इसका मान कितना होता है, 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और न्यू क्या है, यहाँ पर आवृत्ति है। ये बात ध्यान में रखनी अपने को प्लांक के सिद्धांत के अनुसार। तो अभी तक अपने 4 सिद्धांत पढ़ लिए। अब अगला जो सिद्धांत है वो है प्रकाश का द्वैत सिद्धांत। अगला जो 5 नंबर का जो सिद्धांत है वो है प्रकाश का द्वैत सिद्धांत। प्रकाश का द्वैत सिद्धांत। देखो भी ये जो सिद्धांत है ये सिद्धांत दिया गया था डी ब्रोगली के द्वारा। किसके द्वारा, डी ब्रोगली के द्वारा। ये जो डी ब्रोगली है, इस डी ब्रोगली ने प्रकाश का द्वैत सिद्धांत दिया था। इसने ये बताया ये जो प्रकाश होता है, प्रकाश 2 प्रकार का व्यवहार दर्शाता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक जो व्यवहार है वो तो है कणीय और दूसरा कौन सा, तरंग है।
तो प्रकाश दोनों प्रकार के व्यवहार दर्शाता है, कणीय व्यवहार भी दर्शाता है और तरंगीय व्यवहार भी दर्शाता है। तो ऐसा सबसे पहले किसने बताया था? डी ब्रोगली ने बताया था। डी ब्रोगली ने बताया कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो द्वैत प्रकृति होती है, कण के रूप में भी और तरंग के रूप में भी। और यहाँ पर नोट में अपने को एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि जो आधुनिक जो वैज्ञानिक जितने भी हैं, आधुनिक वैज्ञानिक हैं, वो प्रकाश की प्रकृति क्या मानते हैं? द्वैत प्रकृति मानते हैं। क्या मानते हैं? द्वैत प्रकृति। तो देखो इन सिद्धांतों से या तो सीधा पूछा जा सकता है कोई क्वेश्चन, या ये पूछे किसी भी साइंटिस्ट का नाम देके पूछ ले कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश की प्रकृति होती है, तब अपने को बताना है कणीय प्रकृति होती है। प्लांक के अनुसार क्वांटम प्रकृति होती है। लेकिन जब ये पूछा जाए कि आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार प्रकाश की प्रकृति होती है, तो अपने को ये बताना है प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? द्वैत प्रकृति होती है। ये थे आपके प्रकाश के सिद्धांत 5, ये मोटा मोटी ध्यान में रखने, यहाँ से लगभग आ जाएगा। इसके बाद प्रकाश की तीव्रता के आधार पर, प्रकाश की तीव्रता के आधार पर वस्तुओं के प्रकार होते हैं। वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? वस्तुओं की प्रकार देखो भी, इसमें अपने को टोटल 5 प्रकार की वस्तुएं पढ़नी है। जो सबसे पहला प्रकार है वो है प्रदीप्त वस्तु। पहला प्रकार कौन सा है? प्रदीप्त वस्तु। अब ये क्या होती है? देखो वो वस्तु जो या तो स्वयं के प्रकाश से, जो वस्तु स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है, स्वयं के प्रकाश से क्या होती है? प्रकाशित, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है। कौन सी कहलाती है? प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। वह वस्तु जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे सूर्य, जैसे विद्युत बल्ब। तो ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों की दोनों क्या होती हैं कि अपने खुद के प्रकाश से क्या होती है? प्रकाशित होती है। इसलिए इन वस्तु को क्या बोला जाता है? प्रदीप्त वस्तु। दूसरे प्रकार की जो वस्तु है वो है अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु देखो भी, अप्रदीप्त वस्तु कौन सी होती है? कि वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश तो जिनके पास नहीं होता है, लेकिन जिनके ऊपर प्रकाश डाला जाए, जिनके ऊपर क्या किया जाए? प्रकाश डाला जाए, तो वो हमें आसानी से दिखाई देती हैं। ऐसी वस्तु कौन सी कहलाती है? अप्रदीप्त वस्तु। जैसे पुस्तक, जैसे पुस्तक, जैसे ये मार्कर, जैसे टेबल। ये जो भी वस्तुएं हैं हमें जो दिखाई नहीं देती, सारी की सारी क्या होती हैं? इस प्रकार की वस्तुएं। अगला जो प्रकार है वो है अर्धपारदर्शी। ये क्या है? अर्धपारदर्शी कि वे वस्तुएं जो प्रकाश के कुछ भाग का क्या कर लेती हैं? अवशोषण, और शेष भाग को अपने में से गुजर जाने देती हैं, वो होती है अर्धपारदर्शी वस्तुएं। जैसे तेल लगा कागज, जैसे तेल लगा कागज जो होता है वो इसमें आता है। इसके अलावा अपना जो आसमान है वो भी अर्धपारदर्शी होता है। तो 2 उदाहरण इसके ध्यान में रखना। और अगला जो प्रकार है इन्हीं के आधार पर वस्तुओं का, वो है पारदर्शी वस्तु। पारदर्शी कौन सी होती है? कि वे वस्तुएं जिनसे होकर संपूर्ण प्रकाश, लगभग संपूर्ण तो नहीं कहेंगे, लगभग संपूर्ण प्रकाश क्या होता है? गुजर जाता है, वे पारदर्शी वस्तु कहलाती हैं। जैसे कांच, जैसे कांच जो होता है उसमें से संपूर्ण प्रकाश क्या होता है? गुजर जाता है, वो पारदर्शी है। और लास्ट जो प्रकार है वो है अपारदर्शी वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? अपारदर्शी वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश नहीं गुजर पाता है वो अपारदर्शी वस्तु होती हैं। जैसे धातु जितनी भी होती हैं, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सारी सारी इसमें आती हैं। तो आज हमने क्या क्या देखे, एक बार थोड़ा सा देख लेते शॉर्ट में। सबसे पहले अपन ने प्रकाश की परिभाषा पढ़ी। तो सबसे पहले अपन ने बात की प्रकाश के बारे में कि प्रकाश होता क्या है। उसके बाद अपन ने इसकी प्रकृति के बारे में बात की। उसके बाद इसकी चाल के बारे में बात की। उसके बाद अपन ने विभिन्न माध्यमों में इनकी चाल देखी। और उसके बाद प्रकाश की प्रकृति के जो सिद्धांत हैं, प्रकृति के क्या देखे थे? सिद्धांत देखिए अपन ने। कितने सिद्धांत होते हैं? 5 सिद्धांत अपन ने पढ़े थे। और लास्ट में अपन ने इनकी वस्तुओं के प्रकार पढ़े थे। वस्तुओं के
प्रकार पढ़े थे। बाकी जो बातें हैं वो अपने करेंगे कल।